हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 गति एवं समय। तो चलो शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल, वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद है? सारणी 13.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण हैं: मार्च पास्ट करते सैनिक, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, दौड़ते धावक के हाथों की गति, चलती साइकिल के पैडल की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झूले की गति, लोलक की गति। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। मंद अथवा तीव्र। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद अथवा तीव्र में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चित किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। क्रियाकलाप 13.1। चित्र 13.1 में देखिए। इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 13.2 देखिए। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफ़ी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? हम प्राय यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। चाल। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित है। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी भी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। 2 या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार विरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के
लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। अपने दैनिक जीवन में हम विरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करके कुछ करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं, आइए पता लगाइए। समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है? क्या अभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे? हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं? समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रायः उदय होता है। एक सूर्योदय से पहले सूर्य उदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया है। इसी समय एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई है। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्राय हमें एक दिन से काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियाँ ही है। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई है कि घड़ियाँ समय कैसे मापती है? घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिरपरिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। चित्र 13.4a में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोल को धीरे से एक और ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक फिर A से B तथा B से वापस O पर आता है तो यह कहा जा सकता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब उसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर तथा B से वापस A पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। क्रियाकलाप 13.2 लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 13.4a में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाएंगे। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर इसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज़ घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक और ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए
गोलक छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। सारणी 13.2 में अपने प्रेक्षण लिखिए। इनमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपनी प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तन काल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड है। इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा हावर है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चूंकि चाल दूरी बटा समय है अतः चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर पर मिनट अथवा किलोमीटर प्रति आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं ना कि 50 किलोमीटर्स, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं ना कि 8 सेंटीमीटर्स। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करती है, धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक और से दूसरी और धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज, स्पंद, धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस प्रेक्षण में लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियाँ और कलाई की घड़ियाँ लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। बच्चों में यह दर बहुत अधिक हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिज़ाइन बनाए गए हैं। चाल मापना, समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियाँ नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल को ज्ञात कीजिए। क्रियाकलाप 13.3 चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा
से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी से दोहराइए तथा सभी मापों को सारणी 13.3 में लिखिए। प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों में गेंद की चाल परिकलित कीजिए। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। सारणी 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति आवर में दी गई है। आप स्वयं इसकी चाल को मीटर पर सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित छोड़ना करने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना है। इस प्रकार चली गई दूरी चाल गुना समय। आप यह भी याद कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करती है। लिया गया समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। यहाँ पर सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है। तथापि तब ऐसी विशिष्ट घड़ियाँ उपलब्ध है जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती है। इनमें से कुछ घड़ियाँ 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। आपने माइक्रो सेकंड तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। एक माइक्रो सेकंड का 10वां लाख भाग होता है, एक नैनो सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतराल को 2 घड़ियाँ मापती है। उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकते हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दी अथवा सहस्त्र शताब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रह की आयु को प्राय अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है? बुझू यह जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों अथवा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति आवर लिखा है। इसे चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं। इसे सीधे ही किलोमीटर प्रति आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पंथ मापी ओडोमीटर भी कहते हैं। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पंथ मापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात अपने पाठ्यांक सारणी में 13.3 में लिखे। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देखकर बुजो ने पहेली से पूछा कि क्या वह बता सकती है कि 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी। पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वह अपने शिक्षक के पास गई और शिक्षक ने उससे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि वह दूरी समय ग्राफ खींचे। आइए यह पता लगाइए कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। दूरी समय ग्राफ। आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। चित्र 13.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफ या निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र है। चित्र 13.10
में दर्शाए गए ग्राफ रेखा ग्राफ का उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। आइए इस प्रकार का ग्राफ बनाना सीखें। एक ग्राफ पेपर लीजिए। चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवतः दो रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर x डैश ओ एक्स अंकित कीजिए, इसे x अक्ष कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर y ओ y डैश अंकित कीजिए, इसे y अक्ष कहते हैं। x ओ x डैश तथा y ओ y डैश का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम x अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर धनात्मक मानों को y OY के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसलिए हम चित्र 13.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे। भुजों तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया है। उन्हें आंकड़े सारणी 13.6 में दर्शाए गए हैं। आप नीचे दिए गए चरणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवतः रेखा खींचिए तथा चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार उन पर OX तथा OY अंकित कीजिए। यह निश्चित कीजिए कि x अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाता है तथा y अक्ष के अनुदिश किस को दर्शाता है। x अक्ष के अनुदिश समय तथा y अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाए। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं: समय 1 मिनट 1 सेंटीमीटर, दूरी 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर। चुने हुए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को x अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वायु अक्ष पर अंकित कीजिए। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करने हैं। के क्रम संख्या 1 के प्रेक्षण में यह दर्शाया गया है कि समय 0 मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य है। मानो कि इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानो कि इस समुच्चय को अंकित करने के लिए x अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर y अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात y अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से x अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है ग्राफ पेपर पर इन मानों के समुच्चय को निरूपित करता है। इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चय के तदनुरूपी बिंदुओं का अंकित कीजिए। चित्र 13.12 में विभिन्न समय पर कार की स्थितियों के सभी बिंदु के समुच्चय को ग्राफ पर दर्शाया गया है। चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। जिन बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप से पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता जितना चित्र 13.12 तथा चित्र 13.13 में दर्शाया गया है। हमें x अक्ष और y अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए दो विभिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आइए फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहेली और उसके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी 13.5 में दर्शाए गए है। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पैमाना चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, जो कागज़ की शीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना काफ़ी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो, तथा
जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए आपको 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 25 सेंटीमीटर आकार का एक ग्राफ पेपर दिया गया है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 13.5 के आंकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाना इस प्रकार हो सकता है। दूरी 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, समय 6 मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ चित्र 13.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 से हमें केवल कुछ ही निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम x अक्ष पर उस समय 8:15 AM के संगत बिंदु अंकित करते हैं। मान लीजिए बिंदु A है। अब हम बिंदु A पर x अक्ष के लंबवत अथवा y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु T पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं। इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली x अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह y अक्ष बिंदु B पर काटती है। y अक्ष पर बिंदु B के संगत दूरी OB हमें 8:15 AM पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी किलोमीटर में कितनी है? क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने से पहले की सहायता कर सकते हैं? क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? आपने क्या सीखा? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तु चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में किए गए समय में विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड मीटर पर सेकंड है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया गया है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है। वस्तु की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।